अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाजरीन, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे पाकिस्तान आर्मी के एक साबिक जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक बड़े मुकदमे की समाअत हुई है। और बड़ा संगीन इल्ज़ाम था जनरल फैज़ हमीद के ऊपर। एक सोसाइटी के सीईओ हैं, टॉप सिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी की सोसाइटी है, और उसके मालिक की जानिब से बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं जनरल फैज़ हमीद के ऊपर। जब वो आईएसआई के सरबराह थे, वो जब पाकिस्तान आर्मी के अंदर मौजूद थे, और उन पर यह इल्ज़ामात लगाया गया है कि जो आईएसआई के अफसरान हैं या उनके ज़रिए जो टॉप सिटी के सीईओ हैं मुइज़, उन्हें उठाया गया, अगवा किया गया और उससे पैसे बटोरे गए। यकीनन इस पर कितनी सदाकत है, ये तो जब अदालतों में मामला चलेगा तो पता चलेगा। आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी हुई है, लेकिन समाअत से कबल जो टॉप सिटी के सीईओ हैं उनकी जानिब से क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो 3 नवंबर को दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है टॉप सिटी के सीईओ मुइज़ की जानिब से जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, ये सारी तफसीलात आप नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सीईओ जो हैं टॉप सिटी के मुइज़ हैं, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मैं दरख्वास्त गुज़ार मुइज़ अहमद 2011 से टॉप सिटी का सीईओ हूँ, जबकि मैंने ज़मीन लेकर अलाटीज़ को मुंतकिल करने के लिए तरक्याती काम का आगाज़ किया। मसला उस वक्त शुरू हुआ जब अचानक बगैर किसी वजह के पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के साथ मिलकर आईएसआई ने गैर कानूनी तौर पर G11 में 12 मई 2017 को मेरे दफ्तर पर छापा मारा है। एक तरफ से आईएसआई पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दूसरा रेंजर्स यानी पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के ऊपर भी वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है और फिर कहा जा रहा है कि ये छापा फैज़ हमीद जो साबिक डीजी आईएसआई हैं, जनरल फैज़ हमीद रिटायर हो चुके हैं अब, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो छापा मारा गया, उन्हें गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया, ये सब जनरल फैज़ हमीद के हुक्म पर किया गया। फिर अपनी दरख्वास्त में कहते हैं कि जब उन्हें कोई भी गैर कानूनी चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिली तो उन्होंने मेरे घर की तमाम अशिया बशमूल सोना कैश इकट्ठी की। मेरे घर पर छापे के दौरान ज़मीनों की जो असली रजिस्ट्रियाँ थी वो भी उठाकर ले गए। चौंका देने वाले तनाजुर ये भी हैं कि ये छापा मेरे साबिक मुलाजमीन के ज़रिए मारा गया और इन मुलाजमीन को माली बेज़ाब्तियों की बुनियाद पर सोसाइटी से निकाला गया था। ये मुइज़ जो हैं उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ये दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में। इन मुलाजमीन ने इतराफ़ किया कि तमाम कार्रवाइयाँ फैज़ हमीद के कहने पर की गई। ब्रिगेडियर रिटायर नईम फ़कर साबिक ओसी ने इत्ज़ा हारून डिप्टी डायरेक्टर डेप्थ गोल्डा इंटरनल विंग आईएसआई ने मेरे 8 से 9 साल बेटे के मुंह के ऊपर बूट वाला पाँव रखा, जिसकी सीसीटीवी भी उस वाक़े की तस्दीक करती है, जो उस वाक़े में सारा कुछ रिकॉर्ड था। फिर कहते हैं कि उस अफसर ने मेरे बेटे से कहा कि तुम्हारा बाप एक दहशतगर्द है। ये सब मेरे एले खाना के सामने, हम सब के सामने ऐसा होता रहा, मेरे बेटे के साथ इस तरह का सलूक किया गया। और फिर कहते हैं कि इस गैर कानूनी छापे के ज़रिए मुझे और मेरे 6 दीगर साथियों को 12 मई 2017 को गिरफ़्तार किया गया और 5 रोज़ तक गैर कानूनी हिरासत में भी रखा गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मज़ीद कहते हैं कि रावलपिंडी में हमें जहाँ रखा गया था वहाँ हर रोज़ तशद्दुद होता रहा। इस हिरासत और तशद्दुद का मकसद मेरे टॉप सिटी के शेयर्स को मुंतकिल कराना था। यानी ये जनरल फैज़ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसके जो शेयर्स थे वो जनरल फैज़ हमीद को मुंतकिल किए जाएँ। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इस हिरासत और तशद्दुद का मकसद जो है अपने अहदाफ हासिल करना था। जो अहदाफ हासिल न हुए तो मुझे और मेरी टीम को महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले करके मुकदमा दर्ज किया गया। एक खातून जाहिदा जावेद असलम को बरतानिया से बुलाकर स्टेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया। नाज़रीन, अब ये जो जाहिदा जावेद असलम का जो नाम ले रहे हैं टॉप सिटी के सीईओ मुइज़, ये उनकी अहलिया थी। आपको ये बता दूं, ये आपको पता होना चाहिए, ये इनकी बीवी थी और शायद बाद में इनकी नाचाकियों की, क्योंकि एक इल्ज़ाम भी है इनके हवाले से कि जो खातून है जाहिदा असलम, वो ये कहती हैं कि ये जायदाद मेरे वालिद की थी और इन्होंने एक फ़ेक जो है ना वो अटॉर्नी बनाकर अपने नाम तमाम शेयर्स, अपने तमाम जो जायदाद थी वो अपने नाम के लिए, ये भी एक उनके ऊपर इल्ज़ाम है और ये उस खातून के बारे में बता रहे हैं। फिर एक रात मेरे ससुर मुझसे मुलाकात के लिए आए तो उन्हें
फैज़ हमीद की टीम ने अगवा कर लिया। मेरे ससुर को 45 रोज़ तक हिरासत में रखा गया। जब मेरे ससुर को छोड़ा गया तो उन्हें कैंसर की जो बीमारी है वो तशख़ीस हुई और उसी वजह से ही वो फिर वफ़ात पा गए। जब हमें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, इस दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग मेरे रिश्तेदारों के घरों में भी छापे मारते रहे और छानबीन करते रहे। फिर 2017 में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुझे सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहरी का एजाज़ दिया, जिसके बाद जनरल रिटायर फैज़ हमीद ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। फिर अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के मुकदमात को मन गढ़ंत करार दिया। 30 मार्च 2018 को मैं और मेरी टीम तमाम इल्ज़ामात से बरी हो गए। अदालत ने यह भी करार दिया कि पाकिस्तान रेंजर्स की पूरी कार्रवाई गैर कानूनी थी। मजीद ब्लैकमेल करने के लिए मकामी लोगों ने महकमा माल के साथ मिलकर रिकॉर्ड के साथ गड़बड़ की। यह मामला भी अदालत गया और अदालत ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया। जनरल रिटायर फैज़ हमीद और उसकी टीम ने मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मजीद झूठे मुकदमात बनाए, लेकिन मैं बेगुनाह साबित हुआ। मेरी एहलिया ज़हनी अज़ियतों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गई। जब तमाम मकासद हासिल न हुए तो फैज़ हमीद ने वसीम ताबिश के ज़रिए रब्ता किया। वसीम ताबिश ने जनरल फैज़ हमीद के भाई सद्दार नजब से मुलाकात करवाई, जो चकवाल में मकामी टी शॉप में हुई। मुलाकात के दौरान सद्दार नजब, ये जनरल रिटायर जो फैज़ हमीद हैं उनके भाई हैं सद्दार नजब, ने वो उनके हवाले से कह रहे हैं, मुलाकात के दौरान सद्दार नजब ने जो कुछ हुआ उस पर मुझसे माज़रत की और कहा कि मेरे भाई फैज़ हमीद इसमें मुलविस नहीं और वो एक अच्छे इंसान है। जब मैं बरी हुआ, DGI फैज़ हमीद ने मेरे कज़न हामिद अली बशीर खान, जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर था, उससे रब्ता किया और जनरल फैज़ हमीद ने मेरे कज़न को अपारा बुलाया। मेरे कज़न ने घर से उठाई गई अशिया वापस करने का मुतालिबा किया। जनरल फैज़ हमीद ने 400 तोला सोना और बारी नकदी वापस करने से इनकार कर दिया। कुछ चीज़ें इस शर्त पर वापस की गई कि टॉप सिटी ISI प्रोजेक्ट के साथ सरमायाकारी करेगा। मुझ पर इस बात का भी दबाव डाला गया कि आप टीवी, यानी जो आप टीवी था मलिक रियाज ने ख़रीदा था, 4-6 महीने चला, उसके बाद बंद हो गया। एक टीवी चैनल आया था जिसमें आफ्ताब होते थे, आपको याद हो तो, मज़ाया जो प्रोग्राम करते थे, फिर वो बंद हो गया। उस चैनल के हवाले से ये तज़किरा कर रहे हैं कि उस चैनल को स्पॉन्सर करने के लिए भी दबाव डाला गया। ब्रिगेडियर गफ़ार डिप्टी डायरेक्टर ISI प्रोजेक्ट्स और ब्रिगेडियर रिटायर नईम जो है उनकी जानिब की मौजूदगी में गाड़ियाँ और ऑफिस रिकॉर्ड वापस किया गया। ये तमाम लोग टॉप सिटी का कंट्रोल गैर कानूनी तौर पर अपने हाथ में लेने के ज़िम्मेदार हैं। इस पूरी मशक़ से न सिर्फ मैं, मेरे एहलखाना और टीम के लोग शदीद ज़हनी अज़ियत से गुजरे। इस सब के दौरान मेरा 100 अरब का नुकसान भी हुआ। इन तमाम वाक़यात की इंक्वायरी कराई जाए, दरख्वास्त में इस्तदा की गई और ये भी कहा गया है कि इन तमाम मामलात का मेरे पास शवाहिद यानी तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब इस हवाले से 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी और ये समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई। काजी फायजा साहब के पास मुल्क के जो है तमाम केसेस ख़त्म हो गए थे और उसके बाद ये 5 दिन के अंदर मुकदमा फिक्स भी हो गया और आज 8 है, 8 तारीख को ये समाअत के लिए लग गया और चीफ जस्टिस के सरबराह में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। अब समाअत में क्या हुआ नाज़रीन, ये भी आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि दरख्वास्त गुजार मुईद अहमद खान हैं यहाँ पर और उन्होंने कहा कि आपने बड़े संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वकीला आपके साथ क्यों खड़े हैं और वकील साहब आप खुद आगे आएँ, आपने दरख्वास्त गुजार को आगे कर दिया है, आपकी बतौर वकील खिदमात हासिल की गई हैं। जिस पर जो वकील थे उनके चौधरी हफीज़ुर रहमान ने कहा जी मुझे रात को ही कॉल आई, हमें वकालतनामा जमा कराने के लिए इल्तवा दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा इल्तवा भी नहीं दे सकते, आप तैयारी कर लें और केस की समाअत जो है वक्फे के बाद सुन लेंगे। और फिर वक्फा हुआ, वक्फे के बाद दोबारा इस केस की समाअत शुरू हुई। कितना इंटरेस्टेड केस है, काजी फायजा साहब एक ही केस में 3-3 दफ़ा वक्फे दे रहे हैं। फिर जनरल रिटायर फैज़ हमीद के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत शुरू हुई तो वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा 12 मई 2017 को मुइज़ खान और उनके अहलखानों को अगवा किया गया। इस हवाले से अदालत क्या कर सकती है, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कोई नोटिस लिया था? सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त तो कोई कार्रवाई नहीं की, वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया और कहा कि वज़ारत दिफा इंक्वायरी करने की मजाज है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जाहिदा नामी किसी खातून की दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तवा है। तो वकील मुइज़ अहमद जो हैं चौधरी हफीज़ की जानिब से अदालत को बताया गया कि जाहिदा का इंतकाल हो चुका है, दरख्वास्त की कापी दें तो जायज़ा ले लेते हैं। ये वही जाहिदा है जो टॉप सिटी के CEO उनकी बीवी थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा ले लें, तारीख नहीं दे सकते, चाहे कि वक्फे के बाद समाअत करेंगे, चीफ जस्टिस ने कहा और फिर समाअत में वक्फा कर दिया गया। और उसके बाद दोबारा जब वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई
तो चीफ जस्टिस ने कहा दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत और कुछ शख्सियात पर इल्ज़ाम आयद किए हैं, क्या ये 184(3) का मुकदमा बनता है? जस्टिस अतर मनिल्लाह ने कहा HR सेल और सुप्रीम कोर्ट में फ़र्क को समझें। HR सेल का कोई कानूनी इख्तियार है न हैसियत। HR सेल नाइंसाफ़ी का बहुत बड़ा ज़रिया है। कोई भी चीफ जस्टिस ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकता जो अदालती नौयत की ना हो। बदकिस्मती से 2010 से सुप्रीम कोर्ट के नाम पर HR सेल खत जारी कर रहा है। मौजूदा केस सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक कहाँ फिट आती है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह सवाल किया और फिर चीफ जस्टिस ने कहा आइन और कानून के मुताबिक कोई चीफ जस्टिस या जज चैम्बर में बैठकर कार्रवाई नहीं कर सकता। रूल्स में चैम्बर समाज सिर्फ रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ अपीलों पर मुमकिन है। इसके अलावा कहा कि आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल पर सीनियर वकला की राय भी ले लेते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने सीनियर कानूनदान हैं, पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं और साबिक स्पीकर भी रहे फारूक एच नाइक को रोस्टम पर बुलाया और उनसे मावनत तलब की। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई से कम 2 जजेस कर सकते हैं, वो भी खुली अदालत में। कोई जज या चीफ जस्टिस चैम्बर में 184(3) के मुकदमात की कार्रवाई नहीं कर सकता। और फिर अदालत ने साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान भट्ट को भी बुलाया और उन्होंने कहा कि फारूक नाइक की बात से इत्तफाक करता हूँ। जस्टिस अतर मनिल्लाह ने कहा किसी अटॉर्नी जनरल ने आज तक HR सेल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? HR सेल तो सुप्रीम कोर्ट में 2010 से चल रहा है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि क्या हम कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते थे? जिस पर सलमान भट्ट की जानिब से कहा गया कि मेरे अटॉर्नी जनरल होते हुए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जस्टिस अतर मनिल्लाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस और तमाम जजेस हैं। कोई जज ये नहीं कह सकता कि गैर कानूनी काम रोकना उसकी जिम्मेदारी नहीं। शफाफ ट्रायल के उसूल आइन में सबके लिए दिए गए हैं। और फिर अदालत ने DG इंसानी हकूक सेल जो हैं HR सेल उनको रोस्टम पर बुलाया और चीफ जस्टिस ने कहा कि HR सेल को इख्तियार किसने कब और कैसे दे दिए थे ये बताएं अदालत को। जिस पर सरबराह HR सेल ने कहा कि चीफ जस्टिस ने बज़रिए सर्कुलर इख्तियारात दिए थे। चीफ जस्टिस ने कहा चीफ जस्टिस किस इख्तियार के साथ चैम्बर में मुकदमा सुनते हैं? उस पर HR सेल ने कहा कि इस हवाले से कोई हुक्म मौजूद नहीं है। 3,58,000 गैर फाल दरख्वास्तें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ज़ाया करने का हुक्म दिया था और दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस के चैम्बर अहकामात पर रिपोर्ट्स मंगवाई जाती थी, जबकि रिपोर्ट्स आने के बाद फैसला होता था कि किस केस में कौन सा केस चैम्बर में चलना है या कौन सा केस खुली अदालत में लगेगा। फिर जस्टिस अतर मनिल्लाह ने कहा कि HR सेल की इस तरह कार्रवाई करना गैर आइनी है और HR सेल को इख्तियार कब दिए गए थे? जिस पर DG HR सेल ने कहा कि HR सेल को इख्तियारात 2005 में दिए गए और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में इस नुक्ते पर फुल कोर्ट मीटिंग हुई। जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने रूल्स में तरमीम की सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 के बाद मेरी सरबराही में ही अब फुल कोर्ट इजलास हुआ है। जस्टिस अतर मनिल्लाह ने कहा जो HR सेल है वो मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बन गया है जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। फिर अदालत की जानिब से आज की जो समाअत है उसका हुक्मनामा लिखवाया गया, जिस पर अदालती हुक्म में कहा गया कि अदालत को बताया गया कि HR सेल के हवाले से मजीद कोई मीटिंग नहीं हुई। कंवर मुइज़ जो हैं ISI के साबिक अफसरान पर दरख्वास्त में संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं, जबकि दरख्वास्त गुजार से पूछा ज़ाती नौयत का मामला 184(3) में कैसे सुना जा सकता है। फिर वकील के मुताबिक साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ दाद रसी का कोई और फोरम नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार वज़ारत दिफा से रुजू कर सकते हैं जो उनका फोरम बनता है। फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक वज़ारत दिफा इल्ज़ामात दुरुस्त होने पर रिटायर अफसरान को बहाल करके कार्रवाई कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) के इख्तियार इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अदालती हुक्म में ये लिखा। फिर कहा गया कि अदालत को ख्याल करना चाहिए कि ऐसे अफराद के हुकूक मुतासिर न हो जो केस में फरीक नहीं, जबकि जिबरी गुमशुदगी समेत कई अहम नौयत के मुकदमात 184(3) के तहत सुने जाते हैं। जस्टिस अतर मनिल्लाह की जानिब से कहा गया और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कहा गया कि मुनासिब होगा कि दरख्वास्त गुजार जो मजाज फोरम है वहाँ रुजू करे और यानी मजाज फोरम आपको पता है वज़ारत दिफा ही बनता है उनका, तो वहाँ से रुजू करे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जनरल रिटायर फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ जो कार्रवाई की दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट से निपटा दी है। यकीनन आज टॉप सिटी और के जो CEO हैं मुइज़ और फिर साबिक जनरल रिटायर DG ISI रहे हैं फैज़ हमीद के हवाले से ये बड़ा मुकदमा था। और आपको पता है आजकल DG ISI जो साबिक हैं फैज़ हमीद वो बड़े जो है उनके हवाले से बड़ी बातें चल रही हैं, प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। मुमकिन है वो प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। ये डिसाइड मैं और आप तो नहीं कर सकते, लेकिन अदालतों के पास या फिर उन इदारों के पास ये इख्तियार मौजूद है कि उस हवाले से इंक्वायरी करें क्या ये एलिगेशन जो लगाए जाते हैं क्या ये सच हैं या फिर एक प्लांटेड स्टोरियाँ बनाई जाती हैं।
तो नाज़रीन, जब केस की समाअत ख़त्म हुई तो जो टॉप सिटी के CEO हैं मुइज़ की जानिब से जब हम बाहर निकले तो उनसे कुछ हमारे साफ़ी दोस्तों ने कहा कि आप मीडिया में इस हवाले से बात कर लें कोई व्लॉग वगैरह के लिए। तो उन्होंने थोड़ा सा इनकार किया अपने एटीट्यूड के साथ। वो सिंघम फिल्म का वो डायलॉग यूँ करके स्टाइल में कहते हैं, अटा मटा सटकली, वो ये डायलॉग कहकर वो अपना एक गुरूर दिखाना चाह रहे थे। यकीनन तब तक मुझे लग रहा था कि शायद ये बंदा ठीक ही होगा, इसने जो इल्ज़ामात लगाए शायद दुरुस्त हुए हों। लेकिन जब उसका ये एटीट्यूड और जो गुरूर मैंने देखा और उसका जो तरीक़ार और बिहेवियर देखा मैंने, मुझे लगता है कि ये एप्लीकेशन प्लांटेड थी। और फिर इतने अरसे बाद आपको याद आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में आना ही है 184(3) के तहत, और उसके ऐसा लग रहा था पाँव ज़मीन में है ही नहीं। ये तो अब अल्लाह ही जानता है कि क्या सच है क्या झूठ है, मगर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद आजकल आपको पता है वो हर किसी की ज़बान में है। कभी उनके हवाले से हिमायत में बात की जाती है तो कभी आजकल मुखालिफत में ज़्यादा ही बातें की जा रही है। लेकिन उनके हवाले से जो इल्ज़ामात हैं वो अदालतें और इदारों का काम है इंक्वायरी करें क्या ये इल्ज़ामात सच हैं या झूठ हैं। और फिर जो मुइज़ ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं टॉप सिटी के CEO की जानिब से, उसके लिए एक फ़ोरम मौजूद है वज़ारत दिफ़ा का, वो वहाँ पर भी रुजू कर सकते हैं। अब देखना ये कि क्या वो वज़ारत दिफ़ा में रुजू करते हैं या सिर्फ ये एक प्लांटेड प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये सब तो वक्त आने पे पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।